प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। खुर्रम साहब, ये ग्रैंड डायलॉग क्या चीज़ है जिसकी आपकी पार्टी के कुछ लोग बात कर रहे हैं? जी, ये ग्रैंड डायलॉग एक मुमकिन हल है पाकिस्तान की जो मौजूदा हाकमियत के मसाइल हैं, जिसमें जो पैदा हुए 2017 में मियां नवाज शरीफ की नाहक नाअहली से, उनको सदारत से हटाए जाने से, और जो एक पूरा तजर्बा इमरानी किया गया, उसके नतीजे में अब एक ऐसी सूरत हाल पैदा हुई है कि वो तो तजर्बा इमरानी एक अजाब बनकर नाकाम हो गया, लेकिन उसके नतीजे में जो मुख्तलिफ इदारों के अंदर तकसीम नजर आई है, जो पाकिस्तान को आगे ले जाने का जो जमहूरी तरीका है, उसकी जो आगे धुंध आई हुई है, उसको हमें साफ करना है। तो ये तभी मुमकिन है कि डायलॉग जो है वो तमाम जो इस वक्त इक्तदार में चाहे आईनी तौर पर या आइन से मावरा इदारे हैं, वो सब इसमें शामिल हों। तो उसमें फिर जुडिशरी भी शामिल है, उसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें ऑफकोर्स सियासी जमातें और मुंतखब इदारे भी शामिल हैं, कि सब मिलकर बैठे और इसका हल सोचें कि हमें जो आइन में दर्ज वादा है कि इस रियासत में अल्लाह ताला के बाद हाकमियत मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में होगी, ये नस्ब-उल-ऐन हम कब और कैसे हासिल कर सकें। तो खुर्रम साहब, इस ग्रैंड डायलॉग में क्या तहरीक इंसाफ को भी शामिल किया जाएगा? जी, जो भी जमातें पार्लियामान का हिस्सा हैं, अगर उस पे ये बात आगे बढ़ती है, तो पार्लियामान में जो अवाम की नुमाइंदा जमातें हैं, तो कोई भी हो, उनको शामिल किया जाएगा। लेकिन वैसे तो खैर तहरीक इंसाफ ईवान का हिस्सा नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, लेकिन इनको तो साजिशी टोला करार दिया जा चुका है ना खुर्रम साहब। साजिशी टोले को से कैसे बात होगी? नहीं, देखिए, साजिशी टोला वो लोग हैं जिनके ऊपर 9 मई के मंसूबा साजी, उसकी सहूलतकारी और उसकी जिम्मेदारी के शवाहिद मौजूद हैं। तो लिहाजा जो सियासी जमात है, वो पाकिस्तान के अवाम का हक है कि वो जिसको सपोर्ट करना चाहें, लेकिन जो लोग उसमें से मुजरिम हैं उन्हें सजा मिलेगी, जो नहीं मुजरिम वो रिहा होंगे। लेकिन जो अवाम के नुमाइंदे अब सेनेट में मौजूद हैं, कौमी असम्बली में मौजूद हैं, सूबाई असम्बली में मौजूद हैं, वो अगर कोई ऐसी सूरत बनती है, जो कि अभी काफी हमें मुश्किल नजर आ रहा है ये डायलॉग, क्योंकि इसके जो TOR हैं और ऐसे इदारे जो बाकायदा तौर पे पाकिस्तान के आइन में इक़्तिदार का हिस्सा नहीं है, इसको वहां तक पहुंचने के लिए भी काफी तग-ओ-दौ चाहिए, ताकि इसके जो ग्रैंड डायलॉग के TOR भी सेट हो सके। सही है, लेकिन खुर्रम साहब, तहरीक इंसाफ ने तो इसको पहले ही मरहले में रिजेक्ट कर दिया और कहा है कि हम किसी ग्रैंड डायलॉग का हिस्सा नहीं बनेंगे, मुस्तरद करते हैं इसको, और वो कहते हैं कि मुज़ाकरात उन्हीं से होंगे जो ताकत का मंबा है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? आप क्या मुमकिन है कि मुज़ाकरात किए जाएं? देखिए, मुज़ाकरात तो एक समझें ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे हमें लगा दिया गया। जो मुज़ाकरात के जिस बुनियाद पर होने हैं वो मौजूद ही नहीं है। तो लिहाजा हम तो पार्लियामान की हद तक जरूर बात करने के लिए तैयार हैं। अगर तहरीक इंसाफ या जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उनके पास बेहतर तजावीज हैं, कानून साजी की तजावीज है, इलेक्शंस को बेहतर करने के लिए जिस पे उनका बहुत कंसर्न है, या पाकिस्तान के अवाम को महंगाई से छुटकारा दिलाने के लिए, या उनके पास कोई सोच है कि किस तरह दहशतगर्दी से लड़ा जा सकता है या नया रोजगार पैदा किया जा सकता है, तो अवाम के मसाइल के हल के लिए अगर कोई गुफ्तगू या मुज़ाकरात करने हैं तो हम हमेशा तैयार हैं। सर, इसका कोई अमली तौर पर यानी इम्कान या कोई माहौल दिखाई दे रहा है आपको इसका? यानी ख्वाहिश तो हो सकती है, माहौल भी है? देखिए, जहां जरूरत होती है, मसलन अभी अगरचे ऐलान गालिबन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन तरीके जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है, उन्होंने पार्लियामान की जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें उन्होंने कहा जी हम हिस्सा लेंगे। जो भी कमेटियों में मुख्तलिफ चेयरमैन बनने हैं उस पर भी उन्होंने पूरा अपना उस पर मुज़ाकरात और गुफ्तगू की है और अपना हिस्सा लेने का इंदिया दिया है।
तो वो जो पार्लिमानी इश्यूज हैं वही बेहतर जगह है इस डायलॉग की, और उसी के जरिए अगर एक वो रास्ता बनता है जिसके जरिए फिर लार्जर इश्यूज के ऊपर बात हो सके। इसलिए हल जो है वो आज भी, अगर हमें समझ आ जाए कुछ अरसे बाद भी, हल पार्लियामान में ही है। जिस तरह 2013 में इन्होंने बहुत शोर उठाया, आपको मालूम है, धरना भी किया, इस्लामाबाद पर हमले भी किए, लेकिन जो भी मुमकिन हल था वो पार्लियामान में कानून साजी के जरिए इलेक्शंस एक्ट 2017 की सूरत में ही सामने आया। और यही सबक है कि हम धरने कर लें, हम एहतजाज कर लें, पार्लियामान पर लानत भेज दें, अवाम को सिविल नाफरमानी की तलकीन करें, बिल जला दें, कहीं जी पैसा बैंकों के जरिए ना भेजें, हुंडी के जरिए भेजें, लेकिन जो देरपा हल है वो पार्लियामान से ही बाहर आता है, वो एजिटेशन से बाहर नहीं आता। सही है। खुर्रम साहब, आज 77 सीट्स ऑफ डिफरेंट असम्बलीज, यानी कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों की मिलाकर उन पर जो मखसूस नशस्तों वाले लोग थे उनको मुअत्तल कर दिया गया। जाहिर है ये वो नशस्तें थी जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हिस्से की बनती थी और बाकी सियासी जमातों में बांट दी गई थी। इसमें सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशरी था वो 44 सीट्स के साथ PMLN ही थी। तो अब खुर्रम साहब, आप तस्लीम करते हैं इस बात को कि ये आपका हक नहीं बनता था, गलत मिली थी नून लीग और बाकी जमातों को? जी नहीं, ये मफरूजा है जिसकी कानून इस मामले में खामोश है, और जब तक कानून खामोश है एक ऐसी जमात, देखें आप, वैसे तो हम गुफ्तगू में कह देते हैं तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, लेकिन कागज के ऊपर जब देखा जाएगा तो ऐसी ना ही कोई जमात मौजूद थी, ना उन्होंने कोई लिस्ट दाखिल की, ना जब इंतखाबात हुए तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो सरबराह हैं वो भी एक आजाद नशिस्त पर अपने निशान पर नहीं, एक आम रैंडम किसी निशान पर मुंतखब हुए थे। तो लिहाजा वहां कानून ये बिल्कुल इस मामले में वाज़ेह नहीं करता कि ये किसी का हक था। ये एक खाली जगह है, एक बहुत बड़ा खला है। अब या तो सुप्रीम कोर्ट इसको अपने फैसले के जरिए पुर करेगा या फिर बिलाखिर पार्लियामान को ही इस फील्ड में आकर इस इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। खुर्रम साहब, जिस इबाहम का आप जिक्र कर रहे हैं ये तो दूसरा हिस्सा है कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ये सीटें मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये इबाहम अब खत्म नहीं हो गया कि ये कम से कम इन जमातों को नहीं मिलनी चाहिए जिनको मिली है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक हुक्म इम्तनाई दिया है वो सिर्फ इसको कंसिडर करने के लिए है, अभी ये वाज़ेह नहीं है। क्योंकि ये मैं याद करा दूं कि पेशावर हाई कोर्ट के 5 रुकनी बेंच ने, कोई छोटा बेंच नहीं था, उन्होंने तमाम एविडेंस को देखकर, हालांकि पेशावर हाई कोर्ट वही हाई कोर्ट है जिसने 51 सेकंड में 51 जमानतें भी दी हैं PTI की, लेकिन उन्होंने तमाम जब शवाहिद और कानून का मुतालिया किया तो वो इस बात को कहने पर मंतकी नतीजा यही निकाला कि इनकी ये नशिस्तें नहीं बनती। ये भी हो सकता है कि ये नशिस्तें खाली रहें जब तक पार्लियामान इस पर कोई कानून साजी नहीं कर देती, लेकिन ये किसी और जमात का हक नहीं है। सही है। नहीं, लेकिन खुर्रम साहब, सुप्रीम कोर्ट के भी तो जो जजेस साहिबान जिन्होंने इस फैसले को पर हुक्म इम्तना जारी किया और फैसले को मुअत्तल किया इलेक्शन कमीशन के, उसमें भी तो जस्टिस अख्तर मिनल्ला साहब ने कहा ना कि ये तो तय है कि एक जमात को उसकी हासिल करदा सीटों से ज्यादा मैंडेट नहीं मिल सकता, ये तो तय है। तो ऐसा नहीं लगता कि इस हद तक तो मैंने इसीलिए अर्ज किया कि हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, अव्वल तो बेहतर ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसके ऊपर कोई जैसे कहते हैं ना बेंच से कानून साजी ना करे और पार्लियामान को रेफर कर दे, और जब तक पार्लियामान इसमें अपनी कोई राय नहीं दे देती तब तक ये नशिस्तें खाली रखी जाएं। लेकिन मैं फिर कहूंगा कि आज का जो कानून है उसके तहत ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हक नहीं है। जी हाँ, इस सिलसिले में तो खैर आप ठीक कह रहे हैं कि ये भाम इलेक्शन कमीशन को भी और इलेक्शन कमीशन की इंटरप्रिटेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी जाने का इरादा रखता है, लेकिन जाहिर है इसका एक हिस्सा तो इंप्लीमेंट हो गया कि जिन जमातों को मिली थी वो सीटें वो वापस ले ली गई हैं। अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को देनी है या नहीं, ये इसके लिए तशरीह के लिए इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, ये डिसाइड होना भी बाकी है। लेकिन जी, तो ये फैसला होगा अभी। जी सही है। लेकिन खुर्रम साहब, अब ये हुआ है कि 2/3 अक्सरियत नहीं रही, इसका क्या इंपैक्ट आएगा? जी, इम्पैक्ट जब इंतखाबात हुए थे हमें ये तवक्को नहीं थी कि 2/3 अक्सरियत होगी। ये बीच में इबहाम की वजह से कुछ देर हुआ है, लेकिन कोई ऐसी इस वक्त बहुत ही अहम या अर्जेंट आईनी तरमीम नहीं है जो करने वाली है।
और अगर कोई ऐसी होगी तो हम इस इशू पर भी, देखिए मैं फिर दोहरा दूं कि कानून साजी के मामलात पर हर वक्त सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से बात करने के लिए तैयार हैं कि अगर ऐसी हमें आइन में तरमीम करनी है जो पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है और पाकिस्तान की जमहूरियत को तक़वियत देगी, तो हम जरूर उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो भी उसका हिस्सा बने। सही है। अभी आप ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे थे सर, ये शायद वक्त की जरूरत भी है, इसका इशारा पिछले दिनों ताजरों ने भी दिया था। आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जो अपनी कुछ 60 से ज्यादा सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट है जारी की है पाकिस्तान के हालात पर, और इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इस वक्त पाकिस्तान में इलेक्शन होने के बावजूद गैर यकीनी मौजूद है, और यह भी कहा है कि इस गैर यकीनी या बेयकीनी की वजह से पॉलिसी इस्लाहात जो है उसका नफाज मुश्किल हो जाएगा। तो आप नहीं समझते कि ये जो डायलॉग की बात हो रही है इसके लिए आईएमएफ को सेटिस्फाई करना भी बड़ा ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी बेचैनी का, सियासी अदम इस्तेहकाम का खात्मा किया जाए, ताकि कम से कम जिन्होंने पाकिस्तान के साथ इस पैकेज को साइन करना है वो उनका एतमाद बढ़ जाए इस पर। जी देखिए, आईएमएफ की सियासी जो राय जनी है मैं उससे मुस्तरद करता हूँ। अच्छा, ये उनका काम नहीं है कि वो हमें समझाएं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम है या नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क में एक वाज़े मेजॉरिटी वाली हुकूमतें सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी कायम है, जिसकी बुनियाद पे हुकूमत बनी है। तो लिहाजा आईएमएफ मुआशी मामलात पे तो जरूर अपनी राय दे सकता है जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, लेकिन सियासी मामलात में एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में कहीं कोई ऐसी बदअमनी नहीं है, जरूर चैलेंजेस हैं, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी भी है और अभी आज़ाद कश्मीर में भी एक इशू उठा है, लेकिन मुल्क में बाय लाज कोई ऐसी बदअमनी नहीं है जिसकी वजह से आईनी हुकूमत अपना काम ना कर सके। तो लिहाजा आईएमएफ को मैं आपके तवज्जुह से भी ये इस्तदा करूंगा कि सियासी मामलात में अपनी राय को अपने पास रखें, हुकूमत जो है वो मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में उन्हें चला दें। सर, अगर हैरत की बात है कि अपनी रिपोर्ट के पहले ही सफ़े पर आईएमएफ ये लिख रहा है कि इंडिपेंडेंट्स एसोसिएटेड विद प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान्स पीटीआई पार्टी वन मोर वोट्स देन एनी अदर ग्रुप एंड हैव फॉर्म्ड अ साइजेबल ऑपोजिशन इन द नेशनल असेंबली, और वो फिर इसका बार बार 2-3 जगह पे जिक्र भी करता आगे जाके। तो इसको क्यों आईएमएफ कंसिडर कर रहा है? क्या उसको अपने दायरा कार का पता नहीं है कि उसको इस झमेले में नहीं पड़ना कि कौन जीता है कौन नहीं जीता, कौन क्लेम कर रहा है कि हम जीते हैं, और बस उनको तो डील साइन करना है? असद साहब, अब आपको और आपके तवज्जुह से नाज़रीन को समझ आना चाहिए कि बानी चेयरमैन ने जो खत लिखा था आईएमएफ को, जिस पर कुछ अर्सा पहले बड़ी ले-दे हुई थी, ये उस गलत और मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के ऊपर एक कदगन लगाई उन्होंने कि उन्होंने खुद लिखकर आईएमएफ को पाकिस्तान के सियासी मामलात में राय जनी की दावत दी। ये वो दरवाजा उनका खोला हुआ है। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी में जो नकब लगी है वो बानी चेयरमैन की लगाई हुई है, जिसके अंदर से अब आईएमएफ इस किस्म की रायजनी कर रहा है, वरना इससे पहले उनको ऐसी रायजनी की कभी जसारत नहीं थी और इंशाल्लाह दोबारा भी नहीं होगी जब ये वक्त गुजर जाएगा। लेकिन ये उस खत का एक जहरीला असर है जो हमें उनके लिखा। आप ये कह रहे हैं खुर्रम साहब कि आईएमएफ जैसा बड़ा इदारा एक सियासी जमात के लीडर के इन्फ्लुएंस में है? जी नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जब पाकिस्तान की सियासी जमातें उन्हें दावत देंगी कि वो पाकिस्तान के सियासी मामलात पर काजी बनकर बैठे, तो इस किस्म के फिर खत लिखे जाएंगे, उनकी तरफ से जवाब भी इस किस्म का। लेकिन आपको याद होगा जब ये उबूरी एक प्रोग्राम साइन हो रहा था, उससे पहले जमान पाक में जाके आईएमएफ के लोगों ने मुलाकात की थी, उस वक्त तो कोई खत नहीं लिखा गया था, उसके बाद खुतूत लिखे गए। तो ये आईएमएफ की चॉइस नहीं थी आपके ख्याल में? नहीं, आईएमएफ की तो कोशिश ये थी उस वक्त भी कि जो प्रोग्राम उस वक्त ऑन था, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से खत्म हुआ है, कि उसकी जो जिसे हम कहते हैं ओनरशिप, वो पाकिस्तान की सियासी जमातें लें ताकि उसकी बुनियाद पर आगे बढ़ा जाए। लेकिन जब अब वो प्रोग्राम खत्म हो गया, एक नए प्रोग्राम के लिए निगोसिएशन हो रही है। जो आईएमएफ ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, ये उस प्रोग्राम की कामयाबी से खात्मे की रिपोर्ट है जो पिछले साल पीडीएम की हुकूमत ने दोबारा चालू किया था जुलाई में। तो लिहाजा ये उसका असर है। लेकिन इस दौरान आपको मालूम है कि
2022 में पीटीआई के जो उस वक्त के साबिक वजीर खजाना थे वो ऑन रिकॉर्ड हैं, उनकी टेलीफोन कॉन्वर्जेशन है 2 सूबाई वज़राए खजाना से कि किस तरह इसको अंडरमाइन किया जाए और एक शख्स की जो रिहाई है वो सबसे अहम चीज है, मुल्क का मफाद। हालांकि एक वजीर ने पूछा भी कि इससे पाकिस्तान के मफादात को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ये जो बानी चेयरमैन की रिहाई है वो ज्यादा अहम है। तो ये जमात बार बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को अपने जाती सियासी मकासद पर कुर्बान कर रही है और उसके नताइज ये हमें हमारे लिए परेशानी से ज्यादा ये है कि ये जो जिस तरह अप्रैल 2019 में IMF को पहली दफा रायजनी की दावत दी गई थी पाकिस्तान की जो टेरर फाइनेंसिंग के ऊपर और मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, ये वैसा ही एक सवाल है जो एक मुस्तकिल हमला है पीटीआई की तरफ से पाकिस्तान की मुख्तारी के ऊपर। ये तो एक बहस है ना कि IMF को ये रायजनी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप समझते हैं नहीं करनी चाहिए, नहीं, ये लेकिन नहीं उसका जो कंटेंट है ये कहना IMF की तरफ से कि ये बेचैनी काम नहीं है। जी सही है, आप ये कह रहे हैं कि नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल सही है, लेकिन जो कंटेंट है इसका कि जी पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम या बेचैनी मौजूद है, इससे भी आप इख्तलाफ करते हैं? जी मैं इख्तलाफ करता हूं। देखिए सियासी बेचैनी जो है वो आज के दिन जब हम मुल्क में आटे, प्याज, टमाटर, सरिया, सीमेंट की कीमतें कम हो रही हैं, स्टॉक मार्केट ने आज भी रिकॉर्ड कायम किया है, पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो हैं वो दोबारा 15 अरब डॉलर तक पहुंचे हैं, तो एक हम इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। सिर्फ ये ढंढोरा, आप ये भी तो देखिए ना कि IMF ने पाकिस्तान के इसी रिपोर्ट में जिसका जिक्र कर रहे हैं वो आप नहीं बता रहे अपने नाजरीन को, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के मौशी इशारिये जो है वो इस्तेहकाम की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ ये नहीं लिखा कि अदम इस्तेहकाम है, उन्होंने सियासी बात की है, लेकिन जहां मुईशत की बात थी जो उनकी कॉम्पिटेंस है, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त मुस्बत सिमत में जा रहा है। सही है, उसकी तरफ हमें एम्फसाइज करना है। सिर्फ ये एक ख्याली ज़हन में लोगों के अगर इंतशार है या वो इंतशार फैलाने की ख्वाहिश रखते हैं तो हमें बजाय ये कि हम उस पर एम्फसाइज करें, हमें पाकिस्तान के लोगों का मफाद इस वक्त आज के रोज ये है कि पाकिस्तान जिस इस्तेहकाम की समत की तरफ चल पड़ा है उसकी तरफ मजीद पेशरफ्त। सही है। खुर्रम साहब, क्या तहरीक इंसाफ को बैन करने पर गौर हो रहा है? जी नहीं, ये कभी भी हमारी पॉलिसी नहीं थी। जब PDM की हुकूमत थी तब भी इस पर डिस्कशन जरूर हुई, लेकिन सियासी जमातों को बैन नहीं करना, उनके अंदर जो मुजरिम हैं उनको सजा देनी। सही है। खुर्रम साहब, ये कश्मीर में क्या हुआ है? आज़ाद कश्मीर में मामले को मिस हैंडल किया गया है, मुतालबात नाजायज़ हैं या जायज़ हैं, या हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है? वहां पर क्या हुआ है? तो आप बताइए ना जी अपने नाजरीन को कि वहां किस जमात की हुकूमत है, ताकि ये मामला क्लियर हो। किस जमात की हुकूमत सर? सभी जमातों की हुकूमत है वहां तो। आपने बताना है किस जमात की हुकूमत। नहीं, मैं कैसे बता सकता हूं? लिहाजा वहां एक जो हुकूमत एक मौजूद है जो 2021 के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी थी, उसके अंदर फिर इंतशार आया, एक वजीर आजम को बदला गया, फिर दूसरे वजीर आजम को बदला गया, तो वहां एक अजीब सा सियासी खलफशार है। और मैं अपनी जाती राय अगर मैं दूं आपको इस प्रोग्राम पे, तो बेहतर यही है कि बजाय इस सियासी खलफशार को आगे बढ़ाया जाए, फौरी तौर पर आज़ाद कश्मीर में नए इंतखाबात, उनकी जो वजीर आजम है उनको कॉल कर देने चाहिए, ताकि ये जो मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है, जो कि किसी भी तरह, देखिए आज़ाद कश्मीर में होने वाला हर वाक़या उसकी एक बैनुल-अक़वामी अहमियत है जिसको हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। लिहाजा हमें तो उसको एक मॉडल बनाना है बेहतर जमहूरियत का। उसका तरीका यही है कि फौरी तौर पर वहां इंतखाबात करवा दिए जाए। सही है, लेकिन सर बावजूद इसके कि आप भी हुकूमत का हिस्सा हैं, पीपल्स पार्टी भी हुकूमत का हिस्सा है, वज़ीर आज़म अगरचे उन लोगों का है जो तहरीक इंसाफ में रहे हैं, मुनहरिफ होकर आ गए, और एक तरह से हम इसको वही ढांचा इसका जो PDM की हुकूमत का ढांचा बना था, तो फिर भी आप समझते हैं कि ये आपकी जमातों पर मुश्तमिल या पीपल्स पार्टी PMLN फिर भी नए इंतखाबात होने चाहिए? जी ये मैंने अपनी जाती राय दी है। ये अभी पार्टी का इंशाल्लाह इजलास होगा इस हफ्ते के आखिर में, उस पर और वजाहत से बहस होगी। लेकिन जो मैंने मामलात को देखा है पिछले चंद दिनों में, वो हमें एक ऐसी हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं जो जिसे हम कह सकते हैं वहां की हद तक जिसको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है, और वफाकी हुकूमत की मुस्तकिल मुआवनत के बगैर जो है
वो मामलात चलाते हुए नजर नहीं आ रहे। सही है, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे जो इलेक्शन कमीशन के फैसले, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में जो आज एक्शन लिया है, और दूसरे हिस्से में तजब्जुब का शिकार है कि ये सीटें जो खाली हुई हैं ये तहरीक इंसाफ या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए, इस पर बात करते हैं। हमारे साथ रहिए। के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ अहमद बिलाल महबूब साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं पिलडेट के। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल महबूब साहब। आज सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का जो मौक़िफ़ था उसको आधा तस्लीम कर लिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने वो नशस्तें जो सियासी जमातों में बांट दी गई थी, 77 सीट थी, वो वापस ले ली हैं या मुअत्तल हो गया है। आप इसका इम्पैक्ट क्या देखते हैं सर? मेरे ख्याल में इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट ये होगा कि नाइंसाफी जो हुई थी वो रिवर्स हो जाएगी, लेकिन अभी इसके बारे में अदालत का आखिरी फैसला आना बाकी है। अदालत का जो अभी इंटरिम फैसला आया था उसकी रोशनी में इन्होंने सस्पेंड कर दिया है इन सारे इलेक्टेड मेंबर्स को। अब फाइनल फैसला जो आएगा उसकी रोशनी में ये नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को वापस मिल सकती हैं, और अगर ये मिलेगा तो यूं ये मेरे ख्याल में एक इंसाफ पे मबनी फैसला होगा। जो उनको नहीं मिल रही थी ये सीटें, ये बिल्कुल गलत था, ऐसा नहीं होना चाहिए था। सही है। तो अहमद बिलाल साहब, इसमें जो दूसरा हिस्सा है इसका कि ये वापस क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए या नहीं, इसमें इलेक्शन कमीशन तजब्जुब का शिकार है और वो समझता है कि इस पर तशरीह होना बाकी है और उसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे। क्या आपके ख्याल में इस पर इबहाम बाकी है, इबहाम मौजूद है कि ये क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बनती है नहीं या नहीं? जी हाँ, इस बारे में इबहाम बाकी है टेक्निकली, इसलिए कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने कोई प्रायोरिटी लिस्ट इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन को जमा नहीं कराई थी कानून के मुताबिक, और ना ही उसके फिर उम्मीदवारों ने कोई नॉमिनेशन फॉर्म जमा कराए थे रिजर्व सीट्स के अगेंस्ट। तो ये चूंकि कानून में लिखी भी 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, तो ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो पूरी नहीं की, लेकिन अब उसकी अदालत इंटरप्रिटेशन कर सकती है कि जो जिस जमात ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा और उसकी पार्लिमानी पार्टी सही माने में इलेक्शन के बाद वजूद में आई है, वो कैसे करा सकती थी जमा प्रायोरिटी लिस्ट। तो लिहाजा उसके केस में ये कानून लागू नहीं होता। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो सिर्फ अदालत कर सकती है। मेरे ख्याल में वो एक टेक्निकल रिक्वायरमेंट है जो कि बिल्कुल जिसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, लेकिन कानून में बहरहाल ये लिखा हुआ है। सही है। मगर अहमद साहब, क्या ये इबहाम दूर नहीं हो गया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्लिमानी पार्टी है? क्योंकि अदालत में जब वकील खड़े हुए थे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो उन्होंने कहा था कि अगर कोई आजाद मेंबरान आजाद जीत कर एक सियासी जमात का हिस्सा बन जाएं तो वो पार्लिमानी पार्टी बन जाती है। तो इस लिहाज से क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को आप एक पार्लिमानी पार्टी मानते हैं? बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बात को यकीन रखता हूं, और बल्कि मैं समझता हूं कि पीटीआई ने थोड़ी सी गफलत का मुजाहरा किया है। पीटीआई के इन लोगों को सबको पीटीआई की पार्लिमानी पार्टी बना के अपनी नशिस्तें डिमांड करनी चाहिए थी, तो वो मिल सकती थी। इसलिए कि जो रूल्स में लिखा हुआ है ना सिंबल की बात, वो एक बिल्कुल एब्सर्ड सी बात है, क्योंकि सिंबल का जो रेलेवेंस है वो जनरल इलेक्शन में तो होता है, लेकिन रिजर्व सीट के लिए सिंबल की क्या अहमियत है, और वो रूल में लिखा हुआ है, वो कानून में भी नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में अच्छा होता अगर पीटीआई अपने नाम से करती, लेकिन बहरहाल उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की है, तो हर लिहाज से वो एक पार्लिमानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है। सही है। लेकिन अहमद साहब, एक सवाल लेकर सलमान अकरम राजा गए थे लाहौर हाईकोर्ट के पास, और उसके बाद फिर वो सुप्रीम कोर्ट के पास भी गए हैं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जी आप इसकी इलेक्शन कमीशन इस मामले को देखे। और वो सवाल ये था कि सिंबल तो ले लिया गया है लेकिन हमें आज़ाद डिक्लेयर नहीं किया जा सकता, हम तो एक पार्टी के मेंबर हैं और पार्टी की तरफ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, भले ही हमारे पास सिंबल मौजूद ना हो। इस नुक्ते पर भी वजाहत आना बाकी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में अभी तक ये केस फिक्स नहीं हुआ। आप समझते हैं कि इस सवाल के जवाब से शायद बहुत सारे मसाइल हल हो जाएं? जी, ये सवाल का जवाब दिया जाना चाहिए, लेकिन मैं समझता हूं कि प्रैक्टिकली जब किसी सियासी जमात को एक कॉमन सिंबल नहीं मिलता और वो मुख्तलिफ सिंबल्स पे इलेक्शन लड़ते हैं, तो उस वक्त तक तो वो आज़ाद ही तस्वर होंगे जब तक कि वो इलेक्ट होके असेंबली में आना जाए और आके फिर उस पार्टी में शमूलियत इख्तियार न कर लें।
तो अब ये जो पीटीआई की अपनी गफलत है ना कि उन्होंने इलेक्ट होने के बाद सारे आजाद उम्मीदवार उसको उनको फौरी तौर पे आके अपनी, क्योंकि पार्टी तो मौजूद है, पार्टी को तो उन्होंने किसी ने डिसबैंड नहीं किया, उनको उस पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर लेनी चाहिए थी, वो उन्होंने नहीं की, बल्कि उल्टा उन्होंने पहले मजलिस वहदत मुस्लिमीन में जाने का इरादा किया, फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। तो ये बात इलेक्शन की हद तक तो वो आजाद ही रहेंगे क्योंकि उनके पास कॉमन सिंबल नहीं है, लेकिन इलेक्शन हो जाने के बाद फौरी तौर पर वो किसी भी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, फिर वो उसी पार्टी के साथ गिने जाएंगे। लेकिन उस वक्त इस बात का खदशा मौजूद था अहमद बिलाल साहब के इलेक्शन कमीशन इसकी इंटरप्रिटेशन यही करेगा कि तहरीक इंसाफ में ये लोग शामिल नहीं हो सकते क्योंकि तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी अभी या वो एक पार्लिमानी पार्टी के तौर पर मौजूद नहीं है, या पार्टी ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा है। चूंकि पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा, अगरचे यही मामला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के साथ भी था, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पर उस तरह की पाबंदी नहीं थी। तो आप लेकिन ये समझ रहे हैं कि ये गलत फैसला किया तहरीक इंसाफ ने, उनको अपनी ही पार्टी में शमूलियत का ऐलान करना चाहिए था। मेरा ख्याल यही है क्योंकि कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कानून में कि उस पार्टी ने इलेक्शन भी लड़ा हो और उस पार्टी के पास सिर्फ रूल्स में लिखा हुआ है कि उसके पास सिंबल होना चाहिए। हालांकि वो सिंबल की कोई रेलेवेंस नहीं बनती इस केस में, क्योंकि सिंबल तो जनरल इलेक्शन लड़ने की हद तक रेलेवेंट है। उसके बाद अगर आप जो मखसूस नशिस्तें हैं उनके लिए उसकी कोई रेलेवेंस नहीं है। तो अगर वो मुंतखब होने के बाद पीटीआई की, क्योंकि पीटीआई की बहसियत पार्टी हैसियत पे कोई क्वेश्चन नहीं उठा सकता, क्योंकि अभी भी इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट के ऊपर जो एनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनमें पीटीआई मौजूद है, सिर्फ उसका सिंबल नहीं है। तो इसलिए वो पार्लिमानी पार्टी बन सकती थी और वो अपने नाम से सीटें भी क्लेम कर सकती थी। और जिस तरह आप वो अदालत पे गए हैं तब भी अदालत पे जाते तो उनका केस शायद आपके मुकाबले में ज्यादा मजबूत होता, लेकिन बहरहाल वो तो वक्त गुजर गया। इसलिए अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल बहरहाल एक पार्लिमानी पार्टी है, इसमें कोई शक नहीं है, और उन्हीं को उनकी पार्टियां उनके मुताबिक नशिस्तें मिलनी चाहिए जितनी उनके पास उनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं। सही है अहमद बिलाल साहब, आपने सही कहा कि पार्टी तहरीक इंसाफ बतौर पार्टी तो मौजूद है एक लिस्ट में, लेकिन तीसरी मरतबा उनके इंतखाबात पर एतराज़ात उठाए गए हैं। आप क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ क्यों अपने इलेक्शन ठीक नहीं करा पा रही, या इलेक्शन में लगाए जाने वाले जो एतराज़ात हैं, चलिए उसको आप किस तरह से देखते हैं? ये एतराज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या कबाहतें आपको दिखाई दे रही हैं इलेक्शन में? देखिए, ये जो तीसरी बार उनके एतराज़ात हैं वो तो मेरे इल्म में ही नहीं है कि एतराज़ क्या है, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक उन्होंने एतराज़ात तो पब्लिक भी नहीं किए हैं। जी नहीं किए। वो तो सिर्फ उनको शायद पीटीआई को कम्युनिकेट किए हो, तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि उसकी अगली जो पेशी होगी उसके ऊपर शायद कोई इसके ऊपर बात हो जी। तो ये बड़ी गैर मामूली बात है कि उनके इलेक्शन बार बार काबिल कबूल नहीं हो रहे। पहले 2 दफा हो चुके हैं, लेकिन पहली दफा तो मैं भी मानता हूं कि पीटीआई ने गलत किया था। अब उसके बाद 2 दफा क्या एतराज़ात है उनको रफा कर देना चाहिए। उनके एतराज़ात देखने के बाद ही आदमी कुछ कह सकता है, लेकिन जहां तक उनके पार्लिमानी पार्टी होने का सवाल है, वो इलेक्शन हुए हों या ना हुए हों, पार्लिमानी पार्टी का वजूद क्वेश्चनेबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा वो ये कर सकते हैं कि आपने इलेक्शन वक्त पे नहीं कराए तो आपको इतने फाइन हो चुका है। देखिए, एक सजा तो उनको मिल गई कि इलेक्शन सिंबल नहीं मिला, वो तो अब खत्म हो गई बात, अब इलेक्शन हो गए। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा वो कर सकते हैं कि उनके ऊपर एक खास अमाउंट का, अब मुझे अमाउंट याद नहीं है, 2-3 लाख रुपए या 10 लाख रुपए वो फाइन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, पार्टी की हैसियत पार्टी के वो कायम है और उसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। सिंबल नहीं है तो अगले इलेक्शन तक अब सिंबल की मामला, और वो भी तकरीबन अब अबेंस में ही चला गया, क्योंकि इलेक्शन होंगे तो फिर कॉमन सिंबल की बात आएगी। सही है, सही है। अहमद बिलाल साहब, ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर एक बहस चल रही थी पिछले दिनों बहुत, और अभी भी किसी हद तक वो बरकरार है कि अपोजिशन के पास जानी चाहिए या हुकूमत के पास जानी चाहिए। अभी तक चूंकि इसका फैसला नहीं हुआ, बाद लोगों के ख्याल में ये तहरीक इंसाफ की तरफ से नाम ना दिया जाना इसमें रुकावट है। बाद लोग ये समझते हैं कि नहीं, हुकूमत भी इस पर जो है वो को बहुत ज़्यादा राजी दिखाई नहीं देती कि वो अपोजिशन ही को ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी दे। असल में क्या होना चाहिए इस मामले में? असल में तो ये बहसियत एक रिवायत के बाद तय हो चुकी है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की सदारत अपोजिशन पार्टी के हवाले की जाएगी और लीडर ऑफ द अपोजिशन इसका फैसला करेंगे कि वो खुद आएंगे या वो किसी को नॉमिनेट करेंगे। तो मेरे ख्याल में इस रिवायत को अभी भी कायम रहना चाहिए।
ये ठीक है कि किसी एक पर्टिकुलर शख्सियत के ऊपर अगर कोई ठोस वजूहात हों तो एतराज़ किया जा सकता है कि मेरे ख्याल में ये शख्सियत मौजू नहीं है। उसकी बजाय लीडर ऑफ द अपोजिशन को कहा जा सकता है कि किसी और नाम को वो पेश कर दें। लेकिन एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल ये बात तय हो चुकी है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन ही इसका फैसला करे, और जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरपर्सन है वो अपोजिशन से ही होना चाहिए। अगर कोई स्पेसिफिक वजूहात हों उसके खिलाफ उसकी बात अलग है, लेकिन मेरे ख्याल में इन प्रिंसिपल तो ये सब असेंबलियों में ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो देखते हैं कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त क्या चल रहा है। कुछ इकदामात उठाए गए हैं हुकूमत की तरफ से, कुछ मुतालबात मान भी लिए गए हैं, लेकिन क्या अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी जो है वो अपना एहतजाज ख़त्म कर रही है? हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है और मुजाहिरीन का मौक़िफ़ क्या है? एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। आज़ाद कश्मीर में पिछले 3 दिन से पुरतशद्दुद मुजाहिरे हो रहे थे, वहाँ पर पुलिस वालों पर हमले भी किए गए, अवाम पर भी आंसू गैस की शेलिंग हुई। जो मुजाहिरे हो रहे थे उसे रोकने के लिए हुकूमत ने भी इकदाम किए, फिर कुछ मुतालबात मान भी लिए गए हैं। अब सूरत हाल इस वक्त क्या है, पहले मैं आपके सामने रख देता हूँ कि इस वक्त जो है वो मुतालबात हैं क्या हुकूमत के सामने जिन्हें उनको तस्लीम करना है। तो कुछ सीधा सीधा पॉइंट्स आपके सामने रखता हूँ। देखिए, जो मांगा गया था जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से, उसमें कहा गया था कि आज़ाद कश्मीर को आटे पर सब्सिडी दी जाए, आबादी के तनासुब से आटे की एलोकेशन बढ़ाकर मयारी आटा मुहैया किया जाए, महकमा खुराक में होने वाली करप्शन को बेनकाब करने के लिए हाईकोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल इंक्वायरी अमल में लाई जाए। मुतालबा किया गया था कि आज़ाद कश्मीर में सारिफीन को बिजली पैदावारी लागत पर मुहैया की जाए, खित्ते को लोड शेडिंग फ्री जोन करार दिया जाए, मंगला डैम, नीलम जेलम हाइडल प्रोजेक्ट समेत दीगर तमाम हाइडल प्रोजेक्ट्स की मिल्कियत आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले की जाए। एक मुतालबा यह भी था कि हुकूमत पाकिस्तान पिछले 56 सालों का मंगला डैम का नेट हाइडल प्रॉफिट और आबियाना रियासत के हवाले करे और मुस्तकबिल के लिए दरियाओं के आबियाने का नया मुआहिदा करे। अवाम उन्नास की मिल्कियती रकबाजात में नस्ब शुदा खंभों ट्रांसमिशन लाइन्स का गुज़श्ता 42 साल का किराया अदा किया जाए। एक मुतालबा यह भी है कि आज़ाद पतन तक सोन सड़क जिला सदनोई की हदूद में तामीर की जाए और सोन के मकाम पर पुल तामीर किया जाए। एक मुतालबा यह भी है कि तमाम हुक्मरान तबकात, अशराफिया, जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की तमाम मराद खत्म की जाएं। अदालत आलिया के हालिया फैसले के मुताबिक हुक्मरान अशराफिया को सिर्फ 1300 सीसी गाड़ियों के इस्तेमाल के फैसले पर फौरी अमल दरामद करवाया जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को फिलफौर शेड्यूल बैंक का दर्जा दिलवाया जाए ताकि गैर मुल्की ज़र मुबादला और दीगर हासिलात की मद में हुकूमत की आमदन में अरबों का इजाफा मुमकिन हो सके। तमाम मोबाइल कंपनियों को पाबंद किया जाए कि वो रियासत भर बशमूल कंट्रोल लाइन एरियाज में मयारी सर्विस बशमूल 4G इंटरनेट सर्विस मुहैया करें। आवाम को इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, GST, मोबाइल कंपनियों के टैक्सेस समेत दीगर तमाम टैक्सेस से मुस्तस्ना करार दिया जाए। और एक मुतालबा यह भी है कि बल्दियाती नुमाइंदों के तरक्याती फंड्स को फिलफौर बहाल किया जाए। इनमें से कुछ मुतालबा तस्लीम कर लिए गए हैं। मेरे साथ स्टूडियोज में अब्दुल माजिद खान साहब मौजूद हैं, वजीर खजाना और तर्जुमान हुकूमत आज़ाद कश्मीर। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको। आरिफ हुसैन चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर हैं अवामी एक्शन कमेटी आज़ाद कश्मीर के, और ख्वाजा फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर। मैं सबको खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले अब्दुल माजिद खान साहब, कौन कौन से मुतालबात आपने इसमें से मान लिए हैं जो मैंने अभी आपके सामने रखे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरी गुजारिश है कि क्योंकि अगर इन सारे मुतालबात को देखा जाए तो 2 मेजर मुतालबात थे कि हमें आटे के ऊपर जो GB के इक्विवेलेंट सब्सिडी दी जाए और दूसरा जो हमें पैदावारी लागत के ऊपर बिजली दी जाए। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफ़ी दिनों से हमारे डायलॉग्स चल भी रहे थे और इसका एक तसलसल इससे बहुत पहले भी हुआ था। कुछ चीज़ों पे हमारा इनके साथ कंक्लूजन हो गया था और हम फाइनल स्टेज पे आ चुके थे, लेकिन जो बिजली वाला मामला था या जो आटे वाला मामला था, अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन 1974 को देखते हैं तो इसके शेड्यूल A में फॉल करते हैं, तो ये दोनों फेडरल सब्जेक्ट्स हैं। तो जब तक हम इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को बीच में इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि वापडा है, नेपरा है, फिर इसके अंदर पावर डिवीज़न है, फाइनेंस डिवीज़न है, इन सब को हमने साथ लेके और इनकी कंसल्टेशन से चलना था। मैं समझता हूँ कि आज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने जो मौजूदा हालात जा रहे थे,
गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ी जनरॉसिटी शो की और आज उन्होंने महसूस किया, क्योंकि ख़ित्ता कश्मीर के लोगों की ज़रूरियात उन्होंने कहा कि सबसे अवलीन है। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आज 23 अरब रुपये का हमें उन्होंने रिलीज़ किए। और ये उसकी फौरी बात आपने देखा होगा कि हमने आटे का भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया और हमने बिजली के भी रेट्स। लेकिन अनवर साहब, आप वैसे क्या नहीं समझते कि ये गलत एग्जाम्पल सेट हुई है? यानी मुतालबात को माने जाने के लिए आपने हौसला अफजाई की है कि जब तक ज़ाहिर नहीं होंगे तब तक मुतालबात नहीं माने जाएंगे, वरना तो ये एहतजाज 10 महीने से चल रहा था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। पुरतशद्दद मुजाहिरों की तरफ हमारा कभी भी कोई इंटेंशन या इंक्लिनेशन नहीं थी। मैं तो हमेशा इस बात को प्रेफर करता हूँ कि जितने भी हमारे ट्रेडर्स हैं दे आर ऑल पैट्रियट्स, ये सारे मुहिब वतन लोग हैं। आज़ाद कश्मीर के लोगों की एक डिमांड थी कि हमारा पानी है और हम इस पर इतनी बड़ी बिजली हम इसे जनरेट करते हैं, तो आज़ाद कश्मीर के लोगों का फ़र्स्ट राइट है। तो मेरा ख्याल है जो मुतालबा उनका था उसकी इंडोर्समेंट आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर ली है। उसकी मुतअद्दिद वजूहात हो सकती हैं, आपके ज़हन में मुख्तलिफ क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक जेन्युइन चीज़ थी, उनका जायज़ मुतालबा था, तो उसको हमने मान लिया। इसी तरीके से जो आटे वाला इशू था उसको भी हम समझते हैं कि वो भी एक जायज़ मुतालबा था, जिसको आज फेडरल गवर्नमेंट ने कबूल किया। उन्होंने पैसे रिलीज़ कर दिए, हमने इमीडिएटली नोटिफिकेशन जारी कर दिए। हम उम्मीद करते हैं कि अब ये जो एक प्रोटेस्ट था अब इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और लोग अपनी खुशी को सेलिब्रेट करें, क्योंकि एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज है आज़ाद कश्मीर के लिए। ये सही है। आरिफ चौधरी साहब, ये आपके दो बुनियादी मुतालबात तस्लीम हुए, आटा सस्ता हो गया, बिजली काफ़ी सस्ती हो गई। मैं देख रहा था मुख्तलिफ स्लैब्स में 5 रुपए, 6 रुपए, 4 रुपए भी शायद है, और कमर्शियल रेट भी काफ़ी कम हो गए हैं। तो अब आप क्या ये मुजाहिरा ख़त्म करने जा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और माजिद भाई को भी अस्सलाम वालेकुम। मसला ये नहीं है कि ये अभी हम जो डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं इसको क्लोज कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी मैं ये बात बता दूं, ये जो अभी नोटिफिकेशन हुआ है ये गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है। नोटिफिकेशन जो दो फ्रीकैन होते हैं वो आपस में बैठते हैं और सारी जो उसकी ईटिंग होती है वो सारी पहले क्वालिफाई करके वो एक समझौते पर पहुंचते हैं और सिग्नेचर करते हैं और उसको बाद उसको एक्सेप्ट किया जाता है। ये गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस हुआ है कि हम आटे की सब्सिडी पे ये रिलीफ दे रहे हैं और बिजली पे हम ये रिलीफ दे रहे हैं कि उन्हें 23 अरब रुपए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मिले कि हम आपको ग्रांट कर रहे हैं, जो आपके बजट में भी चले जाएंगे। आपने हमें आगे जितनी भी रिलीफ लोगों को देना है बिजली के हवाले से, इसमें से आपने देना है। तो अभी तक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ कोई मुज़ाकरात गवर्नमेंट के नहीं हुए। इनकी एक कमेटी बनी हुई थी गोधरा की, जिसमें माजिद भाई भी इनिशियल स्टेज पर मौजूद थे और इसमें चार्टर ऑफ डिमांड को प्रिसाइज करते हुए 10 जो है ना इसके पॉइंट्स थे, जो 4 फरवरी मेरे पास उसका जो मसौदा है वो मौजूद है, जो सिग्नेचर हुआ है, दिखा रहा हूं मैं आपको। तो उसमें 9 एक्सेप्ट कर लिए गए कि हमने उसका टाइम बार भी हमने अनाउंस कर दिया कि ये जो 9 पॉइंट्स हैं इनको हमने 15 दिन में हल करना है, 1 महीने में हल करना है, 1.5 महीने में हल करना है। और दूसरा हमारा जो सबसे बड़ा इशू था वो बिजली की पैदावारी लागत थी, उस पर हमारा तय हुआ। इस नोटिफिकेशन के अंदर गवर्नमेंट ने लिख के दिया 10वें पॉइंट पे कि ये हम 1 महीने के बाद गवर्नमेंट पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करके आपको पैदावारी लागत के हवाले से नोटिफिकेशन देंगे। और इस हवाले से ये जो डेट बनती है ये 4 मार्च बनती है। तो 4 मार्च तक गवर्नमेंट ने एक स्टेप भी फॉरवर्ड नहीं किया। तो 5 मार्च को जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने अनाउंस किया कि 11 मई तक अगर गवर्नमेंट ने संजीदगी का मुजाहरा न किया तो हम मुजफ्फराबाद की पार्लियामेंट जो हाउस है उसकी तरफ पुरअमन लॉन्ग मार्च करेंगे। एक बात आपके सामीन के लिए मैं बताना जरूरी समझता हूं कि ये जो तहरीक है ये 8 मई 2023 को शुरू हुई आटे की सब्सिडी पे, और इसके बाद बिजली के बिलात के हवाले से ये ज्वाइंट कर गई अगस्त में, जब बिजली के बिलात में प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड चीजें इंट्रोड्यूस करवाई गई कि 200 पे ये यूनिट पे बिल आएगा, 201 यूनिट पे ये डबल बिल हो जाएगा। तो लोग उसके के बारे में इकट्ठे हुए और उन्होंने मुजाहरे शुरू कर दिए। और इतने बड़े मुजाहरे आज़ाद कश्मीर के अंदर मेरी तारीख के अंदर जो मैंने 40-45 साल देखा है, इतने बड़े पुरअमन जलसे जुलूस मैंने नहीं देखे जिसमें एक गमला भी नहीं टूटा, बल्कि एक फूल भी नहीं टूटा, किसी किस्म का तशद्दुद नहीं हुआ। और हम बड़े जिसे कहते हैं ना गुड मैनर इन सिविलाइज्ड डेमोक्रेटिक। फिर हालात खराब कैसे हो गए चौधरी साहब? ये क्या हुआ फिर? ये जो हमने फुटेजेस देखी जिसमें आप बिल्कुल शॉर्ट की बात बता देता हूं कि 4 मार्च जब टाइम खत्म हुआ, 11 मई हमने टाइम दिया, तो गवर्नमेंट ने 11 मई तक जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एंगेज करने के लिए
कि आप आए मुज़ाकरात करें, 11 मई आप मार्च ना करें, हम आपको नोटिफिकेशन 9 दे चुके हैं, उसमें हमसे ये ज्यादती होगी या टाइम हमें नुकसान हो गया, गवर्नमेंट डिले कर गई पाकिस्तान की, ये कोई जस्टिफिकेशन प्रोवाइड कर सकते थे। जस्टिफाई करने के बजाय प्राइम मिनिस्टर सोशल मीडिया पे और मीडिया पे आके मुक्के लहरा के कहते हैं मैं देखता हूँ कौन मुजफ्फराबाद आता है, और दफा 144 उन्होंने नाफज कर दी बिला वजह। कितनी तारीख? 8 मई को, और 8 मई को उन्होंने दफा 144 लगाई। 9 मई को सुबह पूरे आजाद कश्मीर में क्रैक डाउन करते हुए चादर और चार दीवारी की तकद्दस को बहाल करते हुए लोगों को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। लोगों के अंदर इश्ताल आ गया कि 11 मई हमने जाना है, और इन्होंने पहले पकड़ना शुरू कर दिया है, चादर और चार दीवारी का तकद्दस बहाल करना शुरू कर दिया है। तो लोगों ने फिर निकलना शुरू कर दिया। जब निकलना शुरू किया तो तब भी गवर्नमेंट ने पॉजिटिव रोल अदा नहीं किया कि वो आके बैठती और गुफ्तगू करती थी कि ये कोई भी बहाना हो सकता है या ओरिजिनल बात भी हो सकती है कि गवर्नमेंट पाकिस्तान जो 8 फरवरी को बनी वो उनसे ये बात नहीं कर सके थे, मगर इन्होंने हमें एंगेज ही नहीं किया। जब एंगेज नहीं किया तो लोग बाहर निकले। जब बाहर निकले तो मुझे आप बताएं, मुझे दुख नहीं हो रहा कि एक ASI मीरपुर के अंदर लोग बाहर निकले और फिर क्रैकडाउन हुआ और फिर हालात खराब होते चले। चले, इसका जवाब तो मैं माजिद खान साहब से लूंगा, लेकिन ख्वाजा फारूक साहब, आप इस सारे मामले को किस तरह से देख रहे हैं? मुतालबात कितने जायज थे? हुकूमत ने कहां पर गलत किया, मिस हैंडल किया गया? क्यों ये सब कुछ हुआ, जिस पर जग हसाई भी हुई, जिस पर कीमती जाने भी गई हैं, इस पुलिस एहलकारों की जाने भी गई हैं? तो आप कहां किसको कसूरवार देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, बिल्कुल अभी जो आरिफ साहब बात कर रहे थे और उससे पहले माजिद खान साहब जो हुकूमती तर्जुमान ने बात की, मैं आरिफ साहब की इस बात से मुकम्मल इत्फाक करता हूँ कि 4 मार्च से लेके 9 मई तक, मैं इसे 9 मई कहूँगा कि 9 मई तक जो बड़ा लंबा अरसा था, और इसमें हुकूमत को कुछ न कुछ करना चाहिए था। और हम कई दिन से कह रहे थे, पार्टी के प्लेटफॉर्म पर भी हमने कहा, असम्बली के फोरम पर भी हमने कहा, बल्कि असम्बली के फोरम पर मैंने पेशकश भी की कि हम अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान और गवर्नमेंट के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करते हैं मिसाल। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो आज ये जो कुछ हुआ, नोटिफिकेशन जारी हुए, जॉइंट एक्शन कमेटी का मुतालबा था, नोटिफिकेशन आए, नोटिफिकेशन 2 मैंने देखे हैं। ये नोटिफिकेशन पहले भी खराबी बसियार के पहले भी ये जारी किए जा सकते थे। आज बिजली भी इन्होंने इतने यूनिट कमर्शियल है, दूसरा है, और आटे का भी 3100 रुपये से 2000 लाया। तो मैं और हम ये उन्हें मशवरा देते रहे, लेकिन वो कहते हैं ना दूध में मिंगनियाँ डाल के देना, और वो हुकूमत से ये हुआ है कि इन्होंने दिया, लेकिन उसमें जाने भी जाए हुए। हमारा एक इंस्पेक्टर मीरपुर में शहीद हुआ, और आज में जो इसमें मैं एक और बात कहूँ कि इश्तिहाल दिलाया गया, लोगों को इश्तिहाल दिलाया गया, और इसमें जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का बार बार ये था कि हम पुरअमन करेंगे, तो तब 144 लगाने की जरूरत ही नहीं थी, और फिर FC और PC मंगवाने की जरूरत नहीं थी। हमने उसको भी ये कहा था कि PC को मंगवा लें, हमारी अपनी पुलिस है, पुलिस वाले भी हमारे भाई, हमारे बेटे हैं। तो ये कुछ ऐसे इक़दाम से लोगों में पूरे ऑल ओवर आजाद कश्मीर एक इश्तिहाल पैदा हुआ। बल्कि मैं ये कहूँगा कि जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को जो अवामी एक बेपनाह हमायत मिली, उसमें हुकूमत के बाद ऐसे इक़दाम थे जिससे लोगों को में एक गुस्से का अंसर आया, और वो लोग एकदम सड़कों पे निकल आए। और जो कल परसों से जो रावलाकोट से जिस तरह काफिले कोटली से मीरपुर से जिस तरह आए, और लोगों में जो जज्बा जोश देखा, और मैं मेरी 40-45 साल सियासी ज़िंदगी है, सच्ची बात है, मैंने इतना यूनिटी लोगों में, इतना जोश अपने हकूक़ के लिए इतना जोश नहीं देखा। और हमें ये डर भी था कि इस तहरीक में हमेशा बड़े जलसे होते हैं, कुछ अनासर ऐसे आ जाते हैं जो जलसों को डिस्टर्ब कर सकते हैं। हमें यही खतरा था कि अल्लाह ना करे कि इस तहरीक में पुरअमन तहरीक जो अवाम के हकूक़ के लिए तहरीक थी, तो उसमें कुछ ऐसे अनासर आ जाएं जिससे ये तहरीक का जो बुनियादी मकसद है वो सबूताज हो जाए। और इसीलिए मैं बहसीयत लोकल MLA मुझे और भी फिक्र थी कि मेरे शहर में ये सारे काफिले तो उनका मेजबान बना था। मैंने PTI के फोरम से भी ये कहा कि हम मेजबान बनने के लिए तैयार हैं आप, और हमने यहाँ पे हर किस्म की सहूलत। तो आप ख्वाजा साहब ये कह रहे हैं कि बिजली हुकूमत के पठानकोट के मुकाम पे जो
जी, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने मिस हैंडल किया, पुरान मुजाहिरे को पुरतशद्दुद में कन्वर्ट करने में हुकूमत की पॉलिसी का आता है। लेकिन अब्दुल माजिद साहब ये 10 महीने से जी सही है अब्दुल माजिद साहब, ये 1 साल से तो तकरीबन चल ही रही थी ना, ये तहरीक चल रही थी, पुरअमन चल रही थी। कहाँ से आपने रियासत आज़ाद जम्मू कश्मीर ने ये सीखा कि अगर कोई पुरअमन मार्च लेकर आ रहा है तो क्रैकडाउन किया जाए, लोगों को उठाया जाए, उनको रोका जाए, गिरफ्तारियां की जाएं? इसकी जरूरत, ये आइडिया कहाँ से आया, ये क्यों जरूरत पेश आई इसकी? देखिए, मेरी पहली गुजारिश तो ये है, दिस इज़ नॉट अ पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग टाइम। इस वक्त एक बड़ा सेंसिटिव टाइम है और ये हम जब आज़ाद कश्मीर को डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ों को बैक एंड पे सोच के अपनी गुफ्तगू करनी है। जी, गुजारिश मेरी अमल करते हुए भी तो ये करना चाहिए। एग्जैक्टली, मैं सिर्फ आ रहा हूं, लेट मी रिस्पॉन्ड फर्स्ट। मैं तो उसको अभी जवाब देने जा रहा हूँ आपको सारा। गुजारिश मेरी ये सर कि जॉइंट एक्शन कमेटी के जो आरिफ साहब फरमा रहे हैं अपनी जगह, उनकी तहफ़्फ़ुज़ात अपनी जगह बजा हो सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। गुजारिश मेरी ये है कि इनके साथ एक मुसलसल एंगेजमेंट प्रोसेस हमारा रहा है और एंगेजमेंट प्रोसेस के बाद कुछ गैर संजीदा था नहीं, उसको नोटिफाई कर दिया गया। जब नोटिफाई कर दिया गया तो उसमें कुछ एलिमेंट्स थे जिसमें लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड थी। लेजिस्लेशन के लिए एक प्रोसेस है, उसको हमने फॉलो करना शुरू कर दिया था। सेकेंडली, क्योंकि मेजर इश्यूज़ ये नहीं थे, मेजर इश्यूज़ था आटे पे सब्सिडी और इलेक्ट्रिसिटी को पैदावारी लागत के मुताबिक देना। मैंने इनिशियली जिस वक्त आपसे गुफ्तगू की तो मैंने ये फरमाया कि आपसे कि हमारे इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन 74 के अंदर बिजली भी फेडरल सब्जेक्ट है और फूड भी फेडरल। कैसे हो गया एक दिन के अंदर? मैं बताता हूँ आपको, सुनते 1 साल से नहीं हो रहा था। आज सुनते जाए। हमने क्योंकि ये शुरू आज नहीं किया, जिस वक्त हमने स्टार्ट किया उस वक्त सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद कश्मीर ने सेनेट ऑफ पाकिस्तान में जाके बात की। उसके बाद आपके जनरल इलेक्शंस आ गए और केयर टेकर सेटअप जब आपका आया तो आपके जो उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर थे उनकी सरबराही में एक मिनिस्ट्रियल कमेटी बनी जिसके साथ हमने ये सारे इश्यूज़ डिस्कस किए। उसमें से कई चीज़ें हमारी उस वक्त सेटल्ड हो गई, लेकिन क्योंकि केयर टेकर गवर्नमेंट थी और वो ये चाहते थे कि आपकी जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आती है तो ये बिजली का इशू और आटे का इशू आप उनके साथ डिस्कस करें। हमारा इसमें 3G 4G लाइसेंसिंग फ़ी का पैसा था, वो हमें उन्होंने रिलीज़ कर दिया। कश्मीर काउंसिल की प्रॉपर्टी थी जो हमारे इस वक्त उन्होंने जो रिकॉर्ड था वो हमें उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। ये डिसीजन ऑब्वियसली इसमें वो चाह रहे थे कि पॉलिटिकल विल शामिल हो। जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो हमने ऑलरेडी उनके साथ प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के साथ जब मुलाकात हुई तो ये मामला टेकअप हुए। लेकिन इत्तेफाक हुआ कि जब इनकी दोबारा कॉल आ गई, हमने बल्कि इनसे रिक्वेस्ट भी की थी कि थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि जब डेफिनेटली पाकिस्तान के अंदर भी एक पहला फेज़ इलेक्शन का हुआ, फिर उसके बाद गवर्नमेंट क्रिएशन का हुआ, फिर सेनेट का इलेक्शन हुआ, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ। तो इस सारे फेज़ से गुजरने के बाद इनकी तरफ से 30 अप्रैल को हमें एक लेटर मौसूल हुआ कि आप डुडियाल तशरीफ़ ले आएँ। लेकिन 30 अप्रैल से पहले हमारे इनके साथ दोबारा इनकी 3 रुकनी कमेटी के साथ मुज़ाकरात हुए। हमने इनसे बारहा ये रिक्वेस्ट की कि प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट देता है, पीसफुल प्रोटेस्ट ज़रूर कीजिए, लेकिन पीसफुल प्रोटेस्ट के अंदर आप कोशिश कीजिए कि हमें थोड़ा टाइम भी दीजिए ताकि हम फेडरल गवर्नमेंट के साथ चीज़ें नेगोशिएट करें। गुजारिश मेरी ये थी कि जब आज जैसे जब मौजूदा सूरत हाल जो एस्केलेट हुई, एस्केलेट होने के बाद आपको भी पता है कि इसको बहुत ज़्यादा प्रोपेगेट भी किया गया और हमारे एक नेबरिंग कंट्री की मीडिया ने इस पर बड़ी बैशिंग भी की। तो लामहला पाकिस्तान की क़यादत के लिए भी कश्मीर एक बहुत सेंसिटिव इशू है और यहाँ पर किसी किस्म की क्योटिक पोजीशन क्रिएट नहीं की जा सकती। कल प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी पार्लियामेंट्री पार्टी को बुला लिया, आज प्राइम मिनिस्टर ने आज़ाद कश्मीर के सारे स्टेक होल्डर्स को बुला लिया। अब इसको किस सेंसिटिविटी को अब मेरी गुजारिश है कि वो चीज़ें सेटल्ड हो गई, हमने उसको ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया। हम वो नोटिफिकेशन जैसे ख्वाहिश साहब फरमा रहे हैं पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि आज़ाद ये खुद भी कैबिनेट में रहे हैं, इन्हें सब चीज़ों को खुद भी इदराक है कि जब तक फेडरल आपको पैसे नहीं देगा, आज उन्होंने कई सरबरों पर रिलीज किया, हमने पैसे दे दिए, विफाक ने फिर आप कैसे दे दिया और अचानक कैसे दे दिया। मगर इसमें आरिफ चौधरी साहब ये बता दें कि अब ये आप कह रहे हैं कि हमारे साथ अभी बाकायदा तौर पर कोई एग्रीमेंट तो नहीं हुआ, अभी कोई एग्रीमेंट तो आपके साथ नहीं हुआ, लेकिन आपको इसका कंटेंट तो पता चल ही गया है कि बिजली सस्ती हो गई, आटा सस्ता हो गया है। अब आपकी लिस्ट ऑफ डिमांड जो है वो बहुत लंबी है, लेकिन क्या इन 2 चीजों पर कम से कम आप फिलहाल अपना मुजाहिरा खत्म करके बाकी बातों को बातचीत के जरिए जारी रखने का इरादा रखते हैं? यानी मुजाहिरा खत्म करने के लिए कितना पुरुमीद हैं आप? सर मैं उनसे एक बात, हम बाकी चीज़ों को काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, जिसमें बैंक ऑफ एशिया के इशू था, इसकी शेड्यूलिंग के लिए हम ऑलरेडी बहुत बड़ा प्रोसेस कर चुके हैं। जी आरिफ चौधरी साहब, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो कश्मीरी हैं, जिस तरह भी बैठे हैं, जिस जमात के अंदर भी बैठे हैं, हमारा खून एक है, हम एक दूसरे के खून के प्यासे नहीं है। इशू ये था कि हमारे यहाँ पे इशराफिया ने और मुजफ्फराबाद में बैठे हुए 53 असेंबली के मेंबरान ने कभी भी ऐसी लेजिस्लेशन नहीं की जो लेजिस्लेशन लोगों के लिए हो।
उसकी आपको मैं एक मिसाल दे देता हूँ। ये तहरीक जब अपरेजिंग हुई, ये ऊपर की तरफ गई, तो हम मुतालबा कर रहे हैं कि आटा जो है महंगा हो गया, वो आटा हमें सस्ता दें। बिजली के बिलात पे अनप्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड की आपने नई इस्तेलाह जो हमें वो इंट्रोड्यूस करवा दी। 3000 बिजली यहाँ पे पैदा होती है। पाकिस्तान की आइन की रूह की शिक नंबर 157 और 161 कहती है कि जहां से ये पैदा होगी उनको उनकी पैदावारी लागत पे दी जाएगी। जो हमारे कानून आइन में लिखा हुआ वो मुतालबा किया। मैं आपको इनकी नाइली और नालायकी बताता हूँ इस गवर्नमेंट की, कि ये 3 ग्रोहों पर मुश्तमिल हुकूमत है। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जीते हुए लोग जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। इनमें ओनरशिप ही नहीं है गवर्नमेंट की कि किसको किस जगह पे क्वेश्चन देना। हर बंदा अपने चक्कर में है, पैसा बनाने के चक्कर में है, या नंबर बनाने के चक्कर में है, या प्राइम मिनिस्टर बनने के चक्कर में है। उसकी मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि हमारे यहाँ पर 13वीं तरमीम हुई और 13वीं तरमीम के बाद आजाद कश्मीर के 53 असेंबली मेंबरान के अंदर हमने अनाउंस किया, यानी लेजिस्लेशन कर दी कि 33% गुजरा होंगे, वो 16 बनते हैं। इस तहरीक के अंदर जब अपराइजिंग हो रही थी, अपराइजिंग हो रही थी और लोग ऊपर बाहर निकल रहे थे, तो इन्होंने क्या किया 53 असेंबली मेंबरान ने, जिनमें से 6-7 जो लोग हैं पीटीआई को छोड़ के, इन्होंने क्या किया कि टेबल पे बैठे अपनी चलिए अब आपके मौजू से हट के बात हो जाएगी चौधरी साहब, ये सियासी गुफ्तगू शुरू हो जाएगी, लेकिन असल बात ये है कि मसाइल को हल होना चाहिए और खुश उसलूबी से हल होना चाहिए। जी सर, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। आरिफ चौधरी साहब, अब्दुल माजिद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी, ख्वाजा फारूक साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। ये नाज़रीन आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।